हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन के अपने आज की वीडियो में मैराथन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कार पुस्तकों तक पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम शुरुआत करेंगे आपकी शिक्षक संदर्शिका से। ठीक है, इसे टीचर्स गाइड कहते हैं। क्या होता है? तो मतलब एक ऐसी गाइड बनाई जाती है, ठीक है, जिससे टीचर्स को हेल्प हो बच्चों को पढ़ाने में कि कैसे आपको बच्चों को पढ़ाना है, किस क्लास में कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसके लिए ये गाइड बनाई जाती है, मेंटेन की जाती है, हर क्लास के लिए होती है और हर टीचर्स के लिए होती है, ठीक है, हर सब्जेक्ट की होती है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। कक्षा में अध्यापकों को दक्ष बनाने, आत्मविश्वास पूर्वक कक्षा शिक्षण करने हेतु राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है, जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध है। इस पुस्तिका का निर्माण बच्चों के आसपास के परिवेश को ध्यान में रखते हुए किया गया है। देखिए, शिक्षक संदर्शिका क्या होती है? तो एक गाइड होती है जो टीचर्स की हेल्प करती है। ठीक है, किसने बनाया है? तो कक्षा में अध्यापकों को दक्ष एवं आत्मविश्वास पूर्वक यानी कि कॉन्फिडेंस से वो पढ़ा सकें बच्चों को, ठीक है, शिक्षण कर सकें, टीचिंग कर सकें। इसके लिए राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश जो है, ने सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक कक्षावार, ठीक है, मतलब हर क्लास के लिए अलग-अलग और विषयवार मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया है, ठीक है, टीचर्स गाइड का प्रकाशन किया है, जो सभी विद्यालयों में उपलब्ध होती है। और इस पुस्तिका का निर्माण जो है वो बच्चों के आसपास के परिवेश को ध्यान में रखकर किया गया है, ठीक है? उनका जो वातावरण है बच्चों का, जो परिवेश है, उसे ध्यान में रखकर इस टीचर्स गाइड को बनाया गया है, ठीक है? शिक्षक संदर्शिका की संरचना देख लेते हैं, कंपोज़िशन क्या है? प्राथमिक स्तर की शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, रोचक गतिविधियाँ, अवलोकन, भ्रमण प्रयोग आदि का विवरण सम्मिलित किया गया है, ठीक है? जो प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें शिक्षक संदर्शिका की, तो उसके उसमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं हमें? तो जो पाठ्य वस्तु के उद्देश्य हैं, ठीक है? बच्चों का पूर्व ज्ञान आप कैसे पता करेंगे, ठीक है? जो सामग्री आपको प्रयुक्त करनी है, उसके बारे में बताया गया है। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे, उसकी विधियाँ बताई गई हैं, ठीक है? रोचक गतिविधियाँ बताई गई हैं, अवलोकन कैसे करेंगे, भ्रमण का प्रयोग कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? इतनी सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। दूसरा क्या है कि पाठ को पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया गया है, ठीक है? कि कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है? तो समय प्रबंधन का स्पष्ट विवरण दिया है, किस चीज़ पे आपको कितना टाइम देना है। फिर है कि इसके प्रारंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत सभी शिक्षण युक्तियों, सावधानियाँ, स्वयं करके सीखने का उल्लेख दिया गया है, ठीक है? कैसे बच्चे स्वयं करके चीज़ों को सीख सकते हैं, तो इसका उल्लेख किया गया। सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर है कि अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर भी दिए गए मतलब जो भी अभ्यास प्रश्न दिए गए होंगे, तो उनके सही उत्तर भी उसमें दिए गए हैं। ठीक है? अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि शिक्षक संदर्शिका का उद्देश्य क्या होता है? क्या उद्देश्य है, क्यों ये बनाई गई है? तो पहला है कि पाठ्य पुस्तकों में दिए गए पाठों को शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है? कि उन्हें कैसे उपयोगी बना सकते हैं, कैसे प्रभावशाली बना सकते हैं। दूसरा है कि पुस्तकों के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्रियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ, प्रस्तुतिकरण की विधियाँ, रोचक गतिविधियाँ, अवलोकन, भ्रमण, प्रयोग आदि का विवरण दिया गया है, ठीक है? मतलब इन सारी चीज़ों का विवरण दिया गया कि पाठ्य पुस्तकों में जो उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं कि जो पूर्व ज्ञान है, कैसे पता करना है आपको, ठीक है? प्रयुक्त सामग्री का आप कैसे बच्चों के सामने यूज़ करेंगे, ठीक है? कैसे प्रस्तुतिकरण की विधियाँ दी गई, कैसे आप प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने रोचक गतिविधियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई, इन सबका विवरण दिया गया है। ठीक है? दूसरा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं रुचिकर बनाने के लिए, कि कैसे आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। तो ये सारे उद्देश्य होते हैं शिक्षक संदर्शिका के, क्यों टीचर गाइड बनाई जाती है सभी विषयों के लिए और सभी टीचर्स के लिए और सभी क्लासेस के लिए। ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है हमारा समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में जान लेते हैं। समय सारणी विद्यालय का प्रमुख अंग है। यह एक दर्पण के समान होती है, ठीक है? कैसी होती है? दर्पण के समान होती है, जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है, ठीक है? जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय में होते हैं, उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन में मिलती है। समय सारणी विभिन्न कक्षाओं, गतिविधियों एवं विषयों में प्रतिदिन समय विभाजन की योजना ही समय सारणी कहलाती है, ठीक है? तो समय सारणी क्या है? तो विभिन्न कक्षाओं, गतिविधियों व विषयों में प्रतिदिन समय विभाजन की जो योजना होती है, जो प्लानिंग करते हैं कि किसमें कितना टाइम देना है, तो यही क्या कहलाता है? समय सारणी कहलाता है।
इसके आधार पर कई कार्यों को व्यवस्थित किया जाता है। जो समय सारणी है, इसके आधार पर हम कई सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। जैसे प्रत्येक अध्यापक पर कितना शिक्षण भार है, ठीक है? कि कोई टीचर के ऊपर कितना लोड है, कितना वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है? ये पता चल जाता है। दूसरा है कि प्रत्येक शिक्षण घंटे की अवधि, कि एक क्लास कितने टाइम की हो रही है, कितने टाइम पीरियड की हो रही है, ठीक है? तो उसका हमें पता चल जाता है कि 40 मिनट की हो रही है, 50 मिनट की हो रही है, ठीक है? दूसरा है कि विभिन्न पदों पर कार्य करने हेतु दिए जाने वाला समय, कि आप जो विभिन्न पदों पर जो लोग हैं, ठीक है? उन्हें जो कार्य दिया गया, उन्होंने कितना टाइम लिया, ये सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ हमें टाइम मैनेजमेंट से पता चल जाता है। डॉक्टर जसवंत ने क्या कहा इसके बारे में वो जान लेते हैं। इन्होंने कहा कि समय सारणी विद्यालय का स्पार्क प्लग है, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं एवं उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी चुका है 1 नंबर में से, अच्छे से याद रख लेना। किसने कहा था? डॉक्टर जसवंत ने समय सारणी को स्पार्क प्लग कहा है, इतना याद रखना। अगर डेफिनेशन स्पार्क प्लग उसमें आ रहा है, तो समझ लो किसने कहा है? डॉक्टर जसवंत ने कहा है। ठीक है, अब समय सारणी के हम प्रकार देख लेते हैं कि समय सारणी कितने प्रकार की होती है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास करना है। विद्यालय विकास अच्छे से किया जा सके, इस आधार पर समय सारणी को बांटा गया है। ठीक है, कैसे हम बच्चों को जो विकास है उनका वो अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए हमने टाइम मैनेजमेंट बांटा है। नहीं तो अब हो सकता है कि मैथ की क्लास आपकी 3 घंटे चल रही है, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट क्लास है कोई, वो 1 ही घंटे चल रही है, आधे घंटे चल रही है। तो इसलिए हमने समय सारणी को मेंटेन किया, किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ें, ताकि बच्चों का विकास हो सके। ठीक है, तो अब इसके टाइप देख लेते हैं। तो पहला है कि कक्षा समय सारणी, ठीक है? क्लास टाइम टेबल। यह कक्षा से संबंधित होती है, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है कि कक्षा से संबंधित होगी। इसमें अध्यापकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली सामग्री का ब्यौरा होता है, कि मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, तो उसका सामग्री का ब्यौरा होता है इसमें। अवकाशों का वर्णन होता है कि कितनी छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है? पाठ सहगामी जो क्रियाएँ हैं, उनका भी वर्णन होता है कि जो पढ़ाई के साथ-साथ जो क्रियाएँ चलती हैं, उनका वर्णन। मतलब एक क्लास में जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, उन सभी का वर्णन किसमें होता है? कक्षा समय सारणी में होता है। दूसरा है शिक्षक संबंधी समय सारणी, ठीक है? ये टीचर से संबंधित होगी, ठीक है? इसके आधार पर प्रधानाचार्य जो है शिक्षकों के कार्यों की जाँच करते हैं, ठीक है? कि टीचर्स पे कितना लोड है, कौन-सी क्लासेस उनके पास हैं, ठीक है? एक दिन में वो कितनी क्लासेस ले रहे हैं, तो इन सभी का ब्यौरा किससे मिलता है हमें? शिक्षक संबंधी समय सारणी से मिलता है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा आपको कि ये टीचर से रिलेटेड है। तीसरी है हमारी खेल संबंधी समय सारणी, ठीक है? वर्ष-भर होने वाले खेल प्रतियोगिताओं की इसमें जानकारी मिलती है, ठीक है? जो गेम्स वगैरह होते हैं विद्यालय में, तो उनकी जानकारी किससे मिलती है हमें? खेल संबंधी समय सारणी से मिलती है, कि कौन से महीने में कौन-सा गेम होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं। फिर आता है आपका चौथा कि अवकाश निर्देश हेतु समय सारणी, ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षकों के खाली कालांश का ब्यौरा होता है, कि टीचर के पास कौन-सी क्लास नहीं है इस समय, ठीक है? कौन-सी क्लास है, किस टाइम पे वो फ्री है, तो क्या करते हैं, अगर कोई टीचर नहीं आया तो उसे वो क्लास सौंप दी जाती है, ठीक है? तो इससे ही पता चलता है वो। प्रधानाध्यापक के लिए ये सारणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई टीचर अवकाश लेता है, तो उसके स्थान पर जिस टीचर की क्लास नहीं होती उसे भेज दिया जाता है, ठीक है? तो यही होता है अवकाश निर्देश हेतु समय सारणी, ठीक है? अब कौन-सी होती है? गृह कार्य संबंधी समय सारणी। इसमें क्या होता है? यह शिक्षा का अनिवार्य अंग है। छात्रों ने कितना सीखा, इसका मूल्यांकन करने में शिक्षकों की मदद करता है, ठीक है? कौन मदद करता है टीचर्स की, बच्चों ने कितना सीखा? तो गृह कार्य संबंधी जो समय सारणी होती है, वो हेल्प करती है, ठीक है? तो हमने जितने भी समय सारणी के टाइप थे, वो हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि समय सारणी बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें, मतलब कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन सी बातें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम समय सारणी बनाते हैं। तो पहला है कि ध्यान रखते हैं कि शिक्षकों के कार्य के घंटे और विश्राम के घंटे एक साथ ना हो जाएँ। ऐसा ना हो कि टीचर को टाइम भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप लगातार उनसे क्लास दिलवाते जाएँ, तो फिर टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा। 2-3 क्लास तो ले लेगा, उसके बाद तो फिर उसे भी नींद आएगी, थक जाएगा बुरी तरीके से, नहीं अच्छे से टाइम दे पाएगा बच्चों को। इसलिए ये चीज़ हमें पहले से ही फिक्स रखनी है, इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि उनके जो कार्य के घंटे हैं और जो उनके विश्राम के घंटे, आराम करने के घंटे, वो एक साथ ना हो जाएँ। दूसरा है कि शिक्षकों की योग्यता, रुचियों के अनुसार विषयों के शिक्षण का अवसर मिले, ठीक है? मतलब ये भी ध्यान रखना है कि जो टीचर्स हैं उनकी योग्यता क्या है और उनका इंटरेस्ट किसमें, कौन-सा सब्जेक्ट वो अच्छे से पढ़ा लेते हैं, वही सब्जेक्ट उन्हें दें। अब मान लीजिए उनकी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? वो हिंदी के टीचर हैं, आप उन्हें मैथ पढ़ाने को भेज दें, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि समय सारणी बनाते समय नियमों को ध्यान में रखना है, ठीक है? जो नियम वगैरह हैं, रूल्स वगैरह हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना है, जब भी आप समय सारणी बनाते हैं। फिर है कि खेलने व सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु उचित विभाजन हो, ठीक है? मतलब गेम्स के लिए भी आपको उसमें टाइम देना है, ठीक है? और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं विद्यालय में, उनके लिए भी आपको समय देना है, ठीक है? तो ये सारी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है पाठ से आगामी क्रियाओं का प्रबंधन, ठीक है? मतलब जो विद्यालय में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ठीक है? तो उनका प्रबंधन हम कैसे करते हैं, पढ़ाई के साथ-साथ ये चीज़ देख लेते हैं। बच्चों के लिए शारीरिक, आध्यात्मिक तथा भावात्मक विकास तथा नैतिक विकास ज़रूरी है, ठीक है? तो बच्चों के लिए तो सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, शारीरिक विकास भी ज़रूरी है, आध्यात्मिक भी, भावात्मक भी और नैतिक भी। विद्यालय में इनके विकास के लिए सह पाठक्रम गतिविधियाँ पूरक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है? अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो उनका मानसिक तो विकास हो सकता है, लेकिन भावात्मक विकास भी हो जाए, ठीक है? शारीरिक विकास भी हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, उससे सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है। तो भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास हो सके, इसके लिए ये एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ठीक है, कराई जाती हैं विद्यालय में। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो होती हैं, ये पूरक के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है, ये गतिविधियाँ। यह शैक्षिक गतिविधियाँ या पाठ सहगामी क्रियाएँ पाठ्यक्रम का ही नहीं बल्कि ज़िंदगी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखना कि पाठ सहगामी क्रियाएँ क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि बच्चों के लिए शारीरिक, आध्यात्मिक और भावात्मक विकास तथा नैतिक विकास ज़रूरी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। पढ़ाई से सिर्फ मानसिक विकास हो रहा है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं और ये किसका कार्य करती हैं? तो एक गतिविधियाँ जो है वो पूरक के रूप में कार्य करती हैं उनके विकास में, ठीक है? क्लियर हो गया? अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके बारे में कहा, वो देख लेते हैं। पाठ्येतर क्रियाएँ विद्यालय का आंतरिक भाग है जिसका कार्य नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। किसने कहा है? माध्यमिक शिक्षा जो आयोग आया था आपका, उसके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। ठीक है, कि पाठ्येतर क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो पढ़ाई के साथ साथ चलती हैं। ठीक है, तो पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का कैसा भाग है? आंतरिक भाग है, जिनका कार्य क्या होता है? एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का विचार निर्माण करना। ठीक है, क्लियर हो गया? इसे याद कर लेना। अब हम पढ़ लेते हैं पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों ये कराई जाती हैं? तो पहला कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि नैतिक आध्यात्मिक ये सारे विकास हो रहे होते हैं। ठीक है, छात्रों में अनुशासन सिखाना, ठीक है, वो डिसिप्लिन में रहना सीख जाए। तीसरा है कि विभिन्न वातावरण से आए बच्चों में सहयोग की भावना का विकास करना। अब होता क्या, प्रोग्राम वगैरह आपने कोई कराया, ठीक है, नाटक वगैरह कुछ आपने कराया, तो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट बैकग्राउंड के होते हैं, डिफरेंट जगह के होते हैं, प्लेसेस के होते हैं, तो उनमें क्या होता है? सहयोग की भावना का विकास होता है। फिर है कि विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम तथा विद्यालय की चारित्रिक भावना का विकास करना। ठीक है, तो इसलिए भी हम करते हैं ये प्रोग्राम। फिर है कि छात्रों के भावी जीवन के लिए तैयार करना, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी हमें उसमें सीखने को मिलती हैं जो हमें आगे काम आ सकती हैं। ठीक है, तो छात्रों को भावी जीवन के लिए हम तैयार करते हैं। तो ये हो गया आपका पाठ सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य। अब कौन कौन सी सहगामी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, वो हम जान लेते हैं। ठीक है, तो विविध पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें खेल आ जाता है, ठीक है, खेल भी इसमें आ जाएगा। दूसरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम जो आपके विद्यालय में होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त या फेयरवेल प्रोग्राम के टाइम पे जो होता है, ठीक है, वो इसमें आ जाता है। राष्ट्रीय पर्व वही वही 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सब आ जाता है। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण के लिए जब टीचर आपको ले जाते हैं कहीं विद्यालय से बाहर या किसी मान लिया टूर वगैरह पे जाते हैं विद्यालय की तरफ से, तो वो आ जाता है शैक्षिक भ्रमण में। बागवानी जो विद्यालय में कराई जाती है वो आ जाएगा इसमें, ये भी एक पाठ सहगामी क्रिया है। ठीक है, और ये फेयरवेल पे जो प्रोग्राम वगैरह होता है आपका, ठीक है, तो वो भी किसमें आ जाता है? वो भी पाठ सहगामी क्रिया है। ठीक है, तो ये हो गए विविध पाठ सहगामी क्रियाएं। किसी भी विद्यालय में आयोजित होने वाली पाठ सहगामी क्रिया, अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है दैनिक प्रार्थना सभा, ठीक है, जो प्रेयर होती है सुबह, उसके बारे में बात की गई। प्रार्थना सभा किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होनी चाहिए, मतलब जो प्रार्थना सभा हो रही है ऐसा नहीं किसी या हिंदू धर्म पे सारी हुई जा रही है, मुस्लिम धर्म पे सारी हुई जा रही, तो वो किसी धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि मानवीय मूल्यों पर आधारित हो, जो भी प्रेयर वगैरह हो रही है वो मानवीय मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें कि छात्रों द्वारा प्रतिदिन समाचार का पठन हो। आपने देखा होगा कई विद्यालयों में आप अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे न्यूज़ वगैरह जो हेडलाइंस वगैरह होती हैं वो भी बताई जाती हैं, तो ये जरूरी होता है। तीसरा कि प्रार्थना करते समय सभी प्रार्थना की मुद्रा अपनाएं। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, ऐसा नहीं कोई हाथ सीधा कर रहा है, ठीक है, हाथ नहीं जोड़े, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रार्थना की जो मुद्राएं होती हैं वो भी अपनानी चाहिए। तो ये हो गया दैनिक प्रार्थना सभा के बारे में। अब है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। ठीक है, इसके अंतर्गत वाद विवाद, कविता पाठ, भाषण, निबंध, लेखन, अंताक्षरी, समूह गान, नाटक, देश गान, क्विज आदि कार्यक्रम आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम आ जाते हैं, तो बाद में जो डिबेट वगैरह होती है किसी टॉपिक पर लेकर, वो भी किस में आएगा? शैक्षिक कार्यक्रम में आ जाएगा। कविता पाठ शैक्षिक कार्यक्रम आ जाएगा। भाषण, निबंध, लेखन, ये सारे किस में आ जाते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम आ जाते हैं। अंताक्षरी है, समूह गान है, नाटक है, देश गान है, ये किस में आ जाते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए शैक्षिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब राष्ट्रीय पर्व की बात करें तो इसमें 3 पर्व आ जाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, जिनमें सभी छात्रों की, शिक्षकों की और मतलब विद्यार्थियों की और शिक्षकों की उपस्थिति कैसी होती है? अनिवार्य होती है, मतलब सबको ही आना होता है। फिर आता है इसमें शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक। ठीक है, शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक का आयोजन भी पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है। कुछ विषयों में शैक्षिक भ्रमण का विशेष महत्व होता है, जैसे भूगोल, इतिहास, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, मतलब जो शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है तो कुछ विषय में वो बहुत जरूरी है, जैसे भूगोल में, इतिहास में, कोई मतलब हिस्टोरिकल प्लेस पर आप ले गए बच्चों को घुमाने के लिए, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, तो इनमें शैक्षिक भ्रमण ज्यादातर होता है। ठीक है, फिर आ जाता है बागवानी। बागवानी से तात्पर्य पौधों, फलों,
सब्जियों की खेती करने के विज्ञान से है। इसके द्वारा फल, सब्जी और औषधि का उत्पादन, फल, फूलों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो बागवानी में क्या होता है, हम लोग पेड़-पौधे ही लगाते हैं विद्यालय में, ठीक है? साफ-सफाई करते हैं उनकी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और लास्ट इसमें क्या आता है, सत्रांत समारोह यानी कि फेयरवेल प्रोग्राम जो होता है, वो सत्र के अंत में होता है, ठीक है? इसलिए इसे सत्रांत समारोह कहा जाता है। सत्र के अंत में होने वाला समारोह सत्रांत समारोह कहलाता है। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के समापन पर कई शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, ठीक है? तो ये फेयरवेल प्रोग्राम हो गया, है, कोई भी प्रोग्राम जो अब सत्र के अंत में होता है, ठीक है? जब एक क्लास एंड हो जाती है आपकी तो उसके बाद जो होता है, ठीक है? एग्ज़ाम के बाद में, तो वो सत्रांत समारोह कहलाता है, ठीक है? तो ये क्या है? पाठ्यगामी क्रियाएँ हैं, जिसमें आपका प्रार्थना आ जाती है सुबह की, ठीक है? सत्रांत समारोह आ जा रहा है, बागवानी आ जा रहा है, ठीक है? शैक्षिक भ्रमण आ जा रहा है, ये सारे क्या आ जाते हैं? पाठ्यगामी क्रियाएँ कहलाती हैं, ठीक है? क्लियर हो गया ये टॉपिक? आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ना है अभिलेख एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि रिकॉर्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। विद्यालय अभिलेखों से तात्पर्य ऐसे दस्तावेजों से है जिनके द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की जीवनी द्वारा संपर्क सूचना, शैक्षिक प्रगति, अनुशासन, स्वास्थ्य आदि की जानकारी मिलती है। साथ ही विद्यालयों की भौतिक संपत्ति, कर्मचारियों आदि के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, तो ये अभिलेख क्यों रखे जाते हैं, विद्यालय अभिलेख? ठीक है, तो विद्यालय अभिलेख क्या होते हैं? वो दस्तावेज होते हैं जिनसे विद्यालयों में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, विद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है कि कितने शिक्षक वहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विद्यालय अभिलेख कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि विद्यालय अभिलेख क्या होते हैं। मतलब ऐसे दस्तावेज विद्यालय में जिनसे हमें क्या पता चलता है कि विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सारी सूचनाएँ मिलती हैं। चाहे वो उनकी शैक्षिक प्रगति हो, चाहे उनका अनुशासन हो या उनके स्वास्थ्य के बारे में, ये सारी जानकारी हमें मिल जाती हैं। ठीक है, या संपर्क सूचना कि कैसे हम उनसे संपर्क कर सकते हैं, ये सूचनाएँ मिल जाती हैं इन रजिस्टर्स में। या यहाँ पर विद्यालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो अध्यापक काम कर रहे हैं, ठीक है? उनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, कितने टीचर हैं, कैसे हैं, कहाँ से हैं, ये सारी जानकारी हमें किससे मिल जाती है? विद्यालय अभिलेखों से मिल जाती है, ठीक है? ओसाक्ते ने क्या कहा है विद्यालय अभिलेख के बारे में, वो जान लेते हैं। ओसाक्ते ने कहा है कि विद्यालय अभिलेख आधिकारिक दस्तावेज है। कैसा है? एक आधिकारिक दस्तावेज है, जो पुस्तकों एवं फाइलों में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचनाएँ रहती हैं, ठीक है? ये जो पुस्तकें होती हैं, ये जो फाइल होती हैं, इनमें क्या होता है? आवश्यक एवं महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचनाएँ रहती हैं, जिनकी विद्यालय कार्यालय में आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार ही इसका प्रयोग एवं पुनः प्राप्ति की जाती है, ठीक है? तो ओशाक्ते ने ये कहा है कि विद्यालय अभिलेख जो है वो आधिकारिक अभिलेख हैं। ये जो पुस्तकें होती हैं, जो फाइलें होती हैं, इनमें आवश्यक व महत्वपूर्ण क्रियाओं एवं घटनाओं की सूचनाएँ रहती हैं, जिनकी विद्यालय कार्यालय में आवश्यकता पड़ती रहती है, ठीक है? कभी भी इन सूचनाओं की आवश्यकता पड़ जाती है विद्यालय कार्यालय में और आवश्यकता के अनुसार ही इनका उपयोग किया जाता है और पुनः प्राप्ति की जाती है, ठीक है? तो ये ओसाक्ते ने कहा है, याद रख लेना कि ओसाक्ते ने ये कहा है विद्यालय अभिलेख के बारे में। अब विद्यालय अभिलेख बनाने के उद्देश्य क्या है? क्यों हम मेंटेन करते हैं? ठीक है, विद्यालय अभिलेखों को, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला है कि विद्यालय की प्रगति से संबंधित सूचनाएँ मिल जाती हैं, ठीक है? विद्यालय की जो प्रगति है, उससे संबंधित जितनी भी सूचनाएँ हैं, वो हमें मिल जाती हैं विद्यालय अभिलेख से। दूसरा है कि छात्रों के संबंध में शिक्षकों तथा अभिभावकों को जानकारी प्रदान करना। ठीक है, तो छात्रों के संबंध में हम क्या करते हैं, जो शिक्षक हैं उन्हें जानकारी मिलती है तो वो अभिभावकों को जानकारी देते हैं कि उनके बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, ये सारी चीज़ें। तीसरा है कि प्रधानाचार्य को विद्यालय के संचालन में सहायता देना। ठीक है, तो जो प्रधानाचार्य है तो उसे हेल्प मिल जाती है कि कैसे संचालन करना है उसे विद्यालय का। फिर है कि बालकों के वर्गीकरण, उन्नति एवं व्यवस्थापन में सहायता प्रदान करना। ठीक है, बालकों का वर्गीकरण कैसे करना है, ठीक है, उन्हें बाँटते हैं कि होशियार कौन है, ठीक है, किसका आईक्यू ठीक है, कौन वीक है, तो उन्हें थोड़ा अलग ग्रुप में हम बाँट देते हैं, फिर उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। तो इन सभी में बहुत सारी हेल्प हो जाती है, ठीक है? ये विद्यालय अभिलेख इसलिए मेंटेन किए जाते हैं। तो ये उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं। विद्यालय में अभिलेख के प्रकार देख लेते हैं कि कितने टाइप के अभिलेख हैं जो एक विद्यालय में मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है? तो विद्यालय अभिलेखों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 5 भागों में, ठीक है? विद्यालय अभिलेखों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला आता है आपका सामान्य अभिलेख। सामान्य अभिलेख में क्या-क्या चीज़ें आ जाएँगी? तो लॉग बुक आ जाती है, मात्र शिक्षक संघ आ जाता है, ग्राम शिक्षा समिति से संबंधित जो रजिस्टर होता है वो आ जाता है, विद्यालय शिक्षक संघ से संबंधित जो रजिस्टर होता है वो आ जाता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? सामान्य अभिलेख में आ जाती हैं। ठीक, तो अभिलेखों के प्रकार में जो दूसरा प्रकार है वो है अध्यापकों से संबंधित अभिलेख। ठीक है? तो अध्यापकों से संबंधित अभिलेख में क्या आ जाएगा? तो उपस्थिति पंजिका। ठीक है? कि उसमें रजिस्टर जो होता है उसमें कितना आ रहे हो, कितना नहीं आ रहे टीचर उसका डेटा रखते हैं। फिर अवकाश पंजिका, कितनी छुट्टियाँ ले रहे हैं ये सारा। विद्यालय के मध्याह्न भोजन की पंजिका, ठीक है? जो मिड डे मील मिलता है विद्यालय में उसकी पंजिका होती है। अध्यापक दैनंदिनी यानी कि डायरी वगैरह जो वो मेंटेन करते हैं। तो ये अध्यापक से संबंधित अभिलेख हो गए। फिर है विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख। इसमें छात्र उपस्थिति पंजिका रहेगी, छात्र कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। विद्यालय प्रवेश अभिलेख कि बच्चे जो प्रवेश लेते हैं, कितने लिए हैं किस साल, ठीक है? तो ये सारा
अभिलेख में लिखा जाता है। प्रगति अभिलेख की कैसी प्रोग्रेस है उनकी, उसका हम अभिलेख बनाते हैं। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र यानी कि टीसी वगैरह जो होता है। छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, ठीक है, कि कितनों को स्कॉलरशिप मिली, कितनों की नहीं मिली, ठीक है, तो इसका एक पंजिका होती है। तो ये विद्यार्थियों से संबंधित अभिलेख है। उसके बाद आता है आपका उपकरण संबंधित अभिलेख। अब उपकरण में क्या आएगा, जितना भी विद्यालय से संबंधित उपकरण है तो उन सभी के लिए हम पंजिका बनाते हैं। जैसे स्टॉक पंजिका की कितना स्टॉक है उनके पास, ठीक है? अगर मान लीजिए बच्चों के कपड़े आए हैं तो कितना स्टॉक में है, कितना नहीं है, ये सारी चीज़ें। खेलकूद संबंधित सामान के स्टॉक की, खेलकूद से संबंधित जो सामान आया है उसका स्टॉक कितना है, ठीक है? और जारी करने की पंजिका, मतलब खेलकूद का जो सामान है उसे जारी करने की एक पंजिका बनाई जाती है। पुस्तकालय के लिए एक पंजिका बनाई जाती है, कौन-कौन सी बुक्स हैं, कौन-कौन सी नहीं है, ठीक है? तो ये उपकरण संबंधित पंजिका होगी विद्यालय की। उसके बाद आती है आपकी वित्तीय अभिलेख, ठीक है? वित्तीय अभिलेख में वित्त से संबंधित होगा कि कहाँ से रुपया आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इसमें दैनिक रोकड़ बही और बही खाता, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं कि आज हमने इतना चीज़ें खरीदी, आज इतनी सब्जियों में खर्चा हुआ, इतना इसमें खर्चा हुआ, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन करते हैं। तो ये सारे अभिलेख हैं, टाइप ऑफ अभिलेख, ठीक है? कि कितने अभिलेख हैं, कितने प्रकार के विद्यालय में बनाए जाते हैं। अब हम एक-एक करके अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला अभिलेख है अध्यापक उपस्थिति पंजिका। ठीक है? इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह विद्यालय का महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें अध्यापकों को प्रतिदिन विद्यालय आने-जाने पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। ठीक है? अध्यापक लिखा है तो समझो टीचर से संबंधित है कि वो आएगा, जाएगा तो अपने साइन-वाइन इसमें करेगा। ठीक है? तो उसका ये प्रूफ होता है कि हाँ, ये विद्यालय आए थे टाइम से और टाइम से गए हैं। ठीक है? दूसरा होता है छात्र उपस्थिति पंजिका, ये भी नाम से क्लियर छात्र आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट से संबंधित है कि स्टूडेंट कितना आ रहा है विद्यालय में, कितना नहीं आ रहा। ठीक है? तो इसमें छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। यदि कोई छात्र छुट्टी का प्रार्थना पत्र अभिभावक या प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर करा के जमा कराता है, तो अध्यापक उसके नाम के आगे एल लगाते हैं। तथा यदि किसी पूर्व सूचना के छात्र अनुपस्थित है तो ए लिखा जाता है। ठीक है? तो ए मतलब अब्सेंट हो जाएगा, एल से मतलब लीव हो जाएगा। ठीक है? तीसरा आपका पत्र व्यवहार पंजिका। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत निम्नलिखित रजिस्टरों एवं फाइलों को सम्मिलित किया जाता है। पत्र व्यवहार में कई सारी फाइलों को और रजिस्टर को हम सम्मिलित करते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पत्र व्यवहार पंजिका के अंतर्गत जो पहली पत्रिका आती है, वो है पत्र प्राप्ति एवं भेजने की पत्रिका। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत प्राप्त होने वाले तथा भेजने वाले सभी पत्रों का विवरण अंकित किया जाता है। ठीक है? मतलब जो भी पत्र विद्यालय में आते हैं, जो भी भेजे जाते हैं, तो उन सभी का जो विवरण है, वो किसमें अंकित किया जाता है? पत्र प्राप्ति एवं भेजने की पत्रिका में। ठीक है? और यह कार्य कौन करता है? तो विद्यालय में जो क्लर्क होता है, वो यह काम करता है। ठीक। दूसरा जो इसमें आता है, वो है अध्यापक अवकाश पत्रिका, यानी कि टीचर लीव रजिस्टर जो होता है। इसके अंतर्गत विद्यालय की समस्त अध्यापकों के अवकाश का लेखा-जोखा अंकित रहता है। मतलब टीचर जितनी भी छुट्टियाँ लेते हैं, तो वो इसी में अंकित की जाती हैं, ठीक है? इसी में लिखी जाती हैं, कितनी छुट्टियाँ ली हैं, ठीक है? जैसे 14 छुट्टी मिल रही है 1 साल की, तो कितनी ली हैं उन्होंने, तो सब इसमें नोट करते हैं हम। फिर है पत्र वाहक पंजिका। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत चपरासी द्वारा जब कोई पत्र कहीं भेजा जाता है, तो उसमें पत्र पाने वाले के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। मतलब पता भी तो रहे कि जो हमने पत्र भेजा है, वो उसे मिला है कि नहीं मिला है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके रजिस्टर में साइन करा लेते हैं। तो ये कहलाता है पत्र वाहक पंजिका। ठीक है? तो ये 3 रजिस्टर हैं, जो इसमें मेंटेन की जाते हैं। फोर्थ जो हमारा रजिस्टर है वो है शिक्षा विभाग के आदेशों का रजिस्टर। ठीक है? अब ये पत्र व्यवहार पंजिका के अंतर्गत नहीं आ रहे, उसके अंदर 3 ही आ रहे थे। ठीक है? अब ये चौथा जो रजिस्टर है वो है शिक्षा विभाग के आदेशों का रजिस्टर। इसमें क्या होता है कि जो शिक्षा विभाग होता है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है, उसकी तरफ से जितने भी नियम आते हैं, जो भी आदेश आते हैं, उसे हम इसमें नोट करते हैं। ठीक है? इस रजिस्टर में। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी पत्रों की जो फाइल है उसे हम बनाकर रखते हैं। मतलब जो भी पत्र वगैरह आते हैं हमें, तो हम उसकी एक फाइल बना लेते हैं एवं उत्तर देने वाले पत्रों की प्रतिलिपियां इसमें रखते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा कि शिक्षा विभाग से जो भी नियम आदेश वगैरह आते हैं, तो उसे हम इस रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। और जो भी पत्र वगैरह होती है तो उसे पूरी फाइल बना लेते हैं, जो भी पत्र वगैरह आते हैं उसकी। और जो हम उत्तर देते हैं उनकी प्रतिलिपियां भी हम इसी में रखते हैं। ठीक है? तो ये हो गया शिक्षा विभाग के आदेशों का रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय प्रबंध आय व्यय पंजिका। इसमें क्या है वो देख लेते हैं। इसमें इनकम एक्सपेंडिचर रजिस्टर भी इसे कहा जाता है। इस पंजिका में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, मतलब जो भी अध्यक्ष है, और जो सचिव है, जो कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। तो सचिव आपको पता ही है कौन होता है विद्यालय प्रबंध समिति का। तो जो प्रधानाचार्य है वो सचिव होता है। ये याद रखने, एक नंबर में पूछ सकता है। दोनों के हस्ताक्षर से जो धन है जो आहरित होता है, उसका विवरण इसमें रखा जाता है। अध्यक्ष एवं सचिव वही धन आहरित करते हैं जो विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आता है। प्राथमिक विद्यालय में 5,000 रुपये आता है और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 7,000 रुपये की धनराशि आती है। इसे विद्यालय प्रबंध समिति आय व्यय पंजिका भी कहते हैं। ठीक है? तो विद्यालय प्रबंध आय व्यय पंजिका भी इसे कहा जाता है। ठीक है? तो इसमें होता क्या है, इसमें जो धन आता है वो आहरित किया जाता है किसके द्वारा, किसके साइन लगते हैं उसमें? तो विद्यालय प्रबंध समिति का जो अध्यक्ष होगा और जो सचिव होगा, यानी कि सचिव मतलब विद्यालय का प्रधानाचार्य। ठीक है? इन दोनों के हस्ताक्षर से जो धन आहरित किया जाता है, उसका विवरण इसमें हम रखते हैं कि कितना धन हमने निकाला है। ठीक है? और कहाँ कहाँ उसका यूज़ किया, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम नोट करते हैं। तो इसमें कहाँ से धन आता है, तो इसमें प्राथमिक विद्यालय में 5,000 रुपये आता है
और पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 7,000 रुपये की धनराशि आती है, ठीक है, जिसे आहरित किया जाता है इन दोनों के हस्ताक्षर से। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति की आय व्यय पंजिका भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दोनों नाम इसके याद रखना। इसे इनकम एक्सपेंडिचर रजिस्टर भी कहते हैं, मतलब कितना कहाँ से इनकम आ रही है और कहाँ जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका। ग्राम शिक्षा निधि का खाता गांव के प्रधान एवं प्रधानाध्यापकों के माध्यम से संयुक्त रूप से खोजा जाता है, मतलब खोला जाता है। इस पंजिका में ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो ग्राम शिक्षा निधि जो होती है, ठीक है, तो एक रजिस्टर इसमें मेंटेन किया जाता है। और ये जो खाता है वो कौन खोलता है, तो गांव के प्रधान और जो प्रधानाध्यापक होगा, जो प्रिंसिपल होगा, उसके माध्यम से संयुक्त रूप से ये खोला जाता है, ठीक है। और इसमें गांव के जो प्रधान होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं इस रजिस्टर में, ठीक है। तो मतलब जो भी खर्चा पानी होता है वो इसमें हम नोट करते हैं। दूसरा हो गया ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। इसमें क्या होता है, इस रजिस्टर में क्या नोट किया जाता है कि जो भी बैठक वगैरह होती है, ठीक है, उन सबका विवरण होता है कि क्या चीज़ बातचीत की गई है, क्या क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका में। नाम से ही क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मात्र शिक्षक संघ पंजिका। प्रत्येक माता सदस्य को इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना होता है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे स्वच्छ वेशभूषा के साथ साफ सुथरे तरीके से विद्यालय आए, ठीक है। तो मात्र शिक्षक संघ मतलब जितनी भी समितियां हमने पढ़ी थी उनके लिए हम एक एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं मात्र शिक्षक संघ पंजिका की। इस रजिस्टर में हम क्या करते हैं, तो जितनी माता सदस्य होती है, मतलब इसकी जो सदस्य होती हैं, उन सभी को इसमें हस्ताक्षर करने होते हैं, साइन करने होते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे आ रहे हैं विद्यालय में वो स्वच्छ आएँ, ठीक है, और मतलब स्वच्छ वेशभूषा के साथ आएँ और साफ सुथरे तरीके से आएँ, ठीक है। ये इसका उद्देश्य होता है। फिर है अभिभावक शिक्षक संघ, ठीक है, ये भी एक समिति थी। इसका भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इसकी बैठक विद्यालय में आयोजित की जाती है तथा उनकी शैक्षिक समस्याओं एवं समाधान पर विचार किया जाता है, ठीक है। तो इसकी जो बैठक होती है उसका विवरण वगैरह हम इसमें लिखते होंगे, ठीक है। और जो शैक्षिक समस्याएं हैं उसका क्या समाधान निकाला, तो ये सारी चीजें हम इसमें नोट करते हैं। फिर है शिक्षक अधिगम सामग्री पंजिका। वर्तमान समय में अधिगम सामग्री के लिए प्रत्येक बच्चे को 500 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में प्रदान किए जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री पंजिका में क्या होता है कि जो वर्तमान समय है इसमें शिक्षण अधिगम सामग्री जो टीएलएम वगैरह होता है उसके लिए जितने भी टीचर होते हैं उन्हें 500 रुपए प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है कि 500 रुपए हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम जो भी शिक्षक सामग्री खरीदना चाहते हो खरीदो और उससे बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। बस क्लियर होना चाहिए उन्हें। तो टीएलएम के लिए 500 रुपए टीचर को मिलते हैं हर साल। फिर नेक्स्ट जो हमारी पंजिका है वो है स्टॉक पंजिका। इसमें विद्यालय में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे कि डस्टर है, चॉक है, चार्ट है, ठीक है, भौतिक संसाधनों द्वारा उनके खर्च का विवरण होता है। इसके अंतर्गत स्टॉक संबंधित संपूर्ण खर्चों का विवरण होता है, मतलब स्टॉक से संबंधित जो भी विद्यालय में स्टॉक आता है, चाहे वो डस्टर का हो, चाहे वो चॉक का हो, चाहे चार्ट का हो, ठीक है। ये सारे जो स्टॉक होते हैं उनका रजिस्टर हम रखते हैं कि कितनी चीज़ें विद्यालय में उपस्थित हैं, ठीक है, कब खत्म हो सकती है उस हिसाब से फिर उन्हें दोबारा मंगाया जाता होगा। तो इस रजिस्टर को देख के ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो जितना भी स्टॉक से संबंधित चीज़ें होती हैं वो इस रजिस्टर में नोट की जाती हैं। नेक्स्ट जो रजिस्टर है हमारा वो है शिक्षक डायरी। इसमें वर्ष भर के कार्यों का विवरण होता है। इसके माध्यम से प्रधानाध्यापक को शिक्षक तथा छात्रों की कार्य की कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करने में के लिए ये महत्वपूर्ण साधन है। मतलब शिक्षक डायरी में ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, तो उन्होंने वर्ष भर में क्या पढ़ाया क्या नहीं हर दिन डेली नोट करते हैं। तो वर्ष भर के कार्यों का इसमें विवरण होता है। इसके माध्यम से जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको शिक्षक तथा छात्रों की कार्य कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो जो टीचर्स होते हैं उन्हें भी हेल्प मिलती है कि कैसे हमने पढ़ाया था बच्चों को, कैसे बच्चों को ज़्यादा समझ में आया, ठीक है, कितनी प्रोग्रेस हुई, कैसे पढ़ाने में क्या किया, तो ये डेली नोट करते हैं। तो ये शिक्षक डायरी है, ठीक है, ये भी मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है विद्यालय स्वास्थ्य पंजिका। इसमें विद्यालय के प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी जो होती है वो उन्हें रखा जाता है, ठीक है। मतलब जो भी बच्चा है उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी जानकारी, मान ली कोई बीमार है या उसकी हाइट कितनी है, वेट कितना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें नोट करते हैं स्वास्थ्य विद्यार्थी स्वास्थ्य पंजिका में। फिर नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका। इसमें छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनका नाम, छात्रवृत्ति की राशि, कक्षा, अभिभावक का नाम इत्यादि दर्ज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें स्कॉलरशिप से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका में, कि किन किन बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है, उन सभी के नाम, कितनी राशि उन्हें मिलती है स्कॉलरशिप में वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है, उनके पेरेंट्स का नाम लिखते हैं, ठीक है, क्लास लिखते हैं, ये सारी चीज़ें इस रजिस्टर में नोट की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो रजिस्टर है वो है मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका। इसमें क्या करते हैं हम, तो नामांकित छात्रों की कुल संख्या कि कितने विद्यालय में छात्र हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, उस दिन कितने उपस्थित हैं जिस दिन मिड डे मील दिया जा रहा है, ठीक है, छात्रों की कुल संख्या इसमें होती है, मेनू का प्रकार होता है कि किस दिन क्या भोजन मिलेगा, ठीक है, प्रत्येक दिन का इसमें विवरण रहता है, ठीक है। तो मध्याह्न भोजन वितरण पंजिका में क्या होगा कि जितने भी नामांकित छात्र जिनका नाम लिखा हुआ है स्कूल में उन सभी का इसमें उनकी संख्या लिखी होगी, ठीक है, उस दिन उपस्थित कितने रहे छात्र, ठीक है, पर डे के हिसाब से कितने उपस्थित रहे ये इसमें लिखा होगा, छात्रों की कुल संख्या लिखी होगी, मेनू का प्रकार लिखा होगा कि भोजन में क्या है, किस दिन दलिया है, किस दिन तहरी है, ये सारी चीज़ें इसमें नोट होती हैं और प्रत्येक दिन का विवरण रहता है।
फिर नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है बच्चों के जन्मदिन की पंजिका। इसमें छात्र का नाम, ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसका नाम लिखा होगा, उसके पिता का नाम लिखा होगा और जन्म तिथि अंकित की जाती है, ठीक है। तो इससे जन्म प्रमाण पत्र भी बन सकता है, मतलब बता सकते हैं कि हाँ जन्म तिथि कितनी है बच्चे की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो छात्र का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा और जन्म तिथि, ठीक है। ये 3 चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं, ठीक है। नाम से भी क्लियर हो रहा है। फिर है आवागमन पंजिका। अब आवागमन पंजिका क्या है? इसमें विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होते हैं, अध्यापक होते हैं या अन्य कर्मचारीगण होते हैं, या वो किसी कारण से बाहर जाते हैं तो उनके जाने का समय एवं विद्यालय आने का समय आदि विवरण अंकित किया जाता है, ठीक है। तो आवागमन नाम से क्लियर है कि इसमें कोई भी हो विद्यालय से संबंधित, चाहे वो प्रधानाचार्य हो, प्रिंसिपल हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, अगर वो किसी कारण से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उनके जाने का दिन, ठीक है, समय वो नोट करते हैं उसमें, और उनके आने का समय नोट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें और किस कारण से बाहर जा रहे हैं ये नोट करते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं, ठीक है। तो ये होगी आवागमन पंजिका। नेक्स्ट जो रजिस्टर है वो है बाल गणना परिवार सर्वेक्षण पंजिका, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक परिवार के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के विवरण दिया जाता है। मतलब किसी भी परिवार में अगर मान लीजिए 6 से 14 वर्ष तक के कितने बच्चे हैं तो उनका विवरण इसमें रखा जाता है। परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल जा रहे हैं या प्राइवेट, इसका विवरण भी होता है। विद्यालय ना जाने वाले छात्रों का विवरण भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या रखते हैं बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पंजिका में, कि किसी भी परिवार में 6 से 14 वर्ष तक के कितने बच्चे हैं उनका विवरण हम इसमें लिखते हैं, और उन बच्चों में से कितने सरकारी स्कूल में जाते हैं और कितने प्राइवेट स्कूल में जाते हैं उनका विवरण रखते हैं, और कितने बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा रहे उनका विवरण रखते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है वो है आदेश पंजिका। नाम से क्लियर है कि इसमें आदेश दिए जाते होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक विद्यालय में आदेश पंजिका होती है, जिसका प्रयोग कौन करता है, तो प्रधानाचार्य द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इससे वो अध्यापकों एवं छात्रों को आदेश देते हैं, जैसे कि कल की छुट्टी है या मान लिया कोई आदेश आया तो वो आदेश वगैरह कौन देता है, प्रिंसिपल देता है, चाहे वो टीचर्स हों उन्हें आदेश देता है। आपने देखा नहीं कि छुट्टियों के टाइम पे मतलब एक रजिस्टर आता था, हम समझ जाते थे कि हाँ कल छुट्टी होने वाली है विद्यालय में, ठीक है, स्कूल में कल छुट्टी रहेगी, जैसे हम उस रजिस्टर को देखते थे। तो वही रजिस्टर कहलाता है आदेश पंजिका, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो जो आदेश पंजिका होती है इसमें अवकाशों के आदेश होते हैं। विद्यालय में अगर मान लिया टाइम टेबल में चेंजमेंट किया जाता है तो उसका इसमें आदेश होगा, ठीक है। अगर मान लिया कोई टीचर छुट्टी वगैरह पे उसकी जगह दूसरी क्लास होगी तो इसका आदेश होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं आदेश पंजिका में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है बुक बैंक रजिस्टर, यानी कि बुक बैंक पंजिका। जो छात्र किसी कारण से पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकें बुक बैंक रजिस्टर से उन्हें प्राप्त की जाती हैं, ठीक है, प्रदान की जाती हैं, ठीक है। तो बुक बैंक पंजिका में क्या होता है, मान लिया कोई स्टूडेंट ऐसा है जैसे स्कूल से पुस्तकें नहीं मिल पाई, बुक्स वगैरह नहीं मिल पाई, तो उन्हें उनके पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, सिलेबस की जो पुस्तक हैं, किताबें हैं, वो कहाँ से प्रदान की जाती हैं, तो बुक बैंक रजिस्टर के माध्यम से उन्हें प्रदान की जाती हैं। उसमें नाम नोट कर लिया जाता होगा और उन्हें बुक्स जो हैं वो दे दी जाती होंगी, ठीक है। तो ये हो गया बुक बैंक पंजिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, ठीक है। इसमें टेंडर प्रोसेस होता है, ये देख लेते हैं। इसमें विद्यालय के छात्रों के निःशुल्क गणवेश वितरण के लिए टेंडर बुलाया जाता है। इसमें छात्रों की गणवेश का कपड़ा, उसका मूल्य आदि बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिस टेंडर का दाम एवं सामान सही रहता है उसी का टेंडर सर्वसम्मति से पास किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 2-3 कंपनियाँ बुलाई जाती हैं मान लीजिए, ठीक है। अब उन्हें ये ऑर्डर दिया जाता है कि आप कपड़ा तैयार करके देंगे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है 2-3 कंपनियाँ क्या करती हैं, अपने-अपने रेट बताती हैं, मूल्य बताती हैं, ठीक है, कपड़े की क्वालिटी दिखाती हैं, हर चीज़ दिखाती हैं। तो उनमें से जो सबसे अच्छा होता है उसे पास कर दिया जाता है, ठीक है। सर्वसम्मति से सब टीचर देखते हैं कि हाँ इसका सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो इसको टेंडर दे दो। तो ये कहलाता है टेंडर प्रक्रिया, ठीक है। तो इससे संबंधित जो पंजिका होती है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें विद्यालय के छात्रों के लिए जो निःशुल्क गणवेश, ठीक है, निःशुल्क दी जाती है, कोई फीस तो ली नहीं जाती उन्हें, जब भी जो ड्रेस वगैरह है वो दी जाती है, यूनिफॉर्म वगैरह, ठीक है। तो उसके लिए टेंडर बुलाया जाता है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसका कपड़े का जो मूल्य है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हर चीज़ का हम उसमें ध्यान रखते हैं, और जिस टेंडर का दाम एवं जो सामान है वो अच्छा रहता है, सही रहता है, तो उसी का टेंडर जो है वो सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सम्मति से पास कर दिया जाता है। तो ये हो गया टेंडर प्रक्रिया संबंधी पंजिका, ठीक है। तो इसमें टेंडर से संबंधित सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पंजिका है वो है निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, ठीक है, फ्री ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर। प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के निःशुल्क ड्रेस वितरण का लेखा जोखा इसमें रखा जाता है, ठीक है, कि कितने बच्चों को ड्रेस मिल गई, कितनों को नहीं मिली, कितनों को शूज़ मिल गए हैं, कितनों को शर्ट मिल गई है, पैंट मिल गई, ये सारी चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं।
ठीक है, निःशुल्क गणवेश वितरण पंचिका में। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंचिका। तो जैसे गणवेश का है, यूनिफॉर्म का है, वैसे ही पुस्तक का होता है कि कितने बच्चों को कौन सी पुस्तक मिल गई है, कौन सी रह गई है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं, हर पुस्तक का नाम लिखा जाता होगा और उनके सामने सही का साइन लगा दिया जाता है कि हाँ, ये पुस्तक इन्हें मिल गई, मैथ की मिल गई, इंग्लिश की मिल गई, ये सारे, और नाम लिखे होते हैं बच्चों के। ठीक है, क्लास लिखी होती है उनकी। तो ये हो गया निःशुल्क पुस्तक वितरण पंचिका। नेक्स्ट जो हमारा रजिस्टर है वो देख लेते हैं कन्वर्जन कास्ट एवं खाद्य पंचिका। ठीक है, ये देख लेते हैं कन्वर्जन कास्ट एवं फूड रजिस्टर। मध्याह्न भोजन के लिए गेहूं तथा चावल विद्यालयों में निःशुल्क आता है। तेल, नमक, सब्जी, सिलेंडर आदि पर जो व्यय राशि है उसी के लिए कन्वर्जन कास्ट विद्यालयों को दी जाती है। इसी का वितरण कन्वर्जन कास्ट पंचिका में होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो मध्याह्न भोजन जो मिड डे मील मिलता है उसके लिए जो गेहूं और चावल है वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, तो निःशुल्क आता है विद्यालय में। लेकिन तेल, अब सब्जी बनेगी, तहरी बनेगी, तो उसके लिए तेल, नमक, सब्जी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, सिलेंडर भी ज़रूरी है। तो इनमें काफ़ी खर्चा आता है। तो इसके लिए जो राशि है, जो धन है, दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, विद्यालयों को दिया जाता है, उसी को हम लोग कन्वर्जन कास्ट कहते हैं। ठीक है, और इसका वितरण जो भी है वो हम किस में लिखते हैं, कन्वर्जन कास्ट पंचिका में लिखते हैं कि आज हमने टमाटर में इतना खर्चा कर दिया, आज जो हमने सब्जी मंगाई उसमें इतना खर्चा हो गया। ठीक है, आज जो नमक का पैकेट खरीदा इतना खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्जन कास्ट पंचिका में हम लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, याद कर लेना, सिंपल सा है। नेक्स्ट है कोटेशन रख रखाव पंचिका। प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस वितरण के लिए कम से कम 3 फर्म से कोटेशन लिया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो ऊपर बताया था, ठीक है, तो वही इसमें है कोटेशन रख रखाव पंचिका में, ये कम से कम 3 फर्म का हम देखते हैं, तो फिर जिसका अच्छा होता है उसे टेंडर दे देते हैं। तो यही बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालयों में ड्रेस वितरण के लिए कम से कम 3 फर्म से कोटेशन लिया जाता है, जिसका उल्लेख इस पंचिका में होता है। कोटेशन के लिए 5 सदस्यीय क्रय समिति गठित की जाती है, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य भी होते हैं। यह लोग कोटेशन की उचित दर एवं उचित कपड़ा देखते हैं, निःशुल्क गणवेश तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। इसमें कपड़ा आदि की सिलाई का भी मूल्य लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेंडर प्रक्रिया में सर्वसम्मति से जो दे दिया जाता है उसे दे दिया जाता है। ठीक है, टेंडर। तो सर्वसम्मति के लिए कौन कौन लोग होते हैं इसमें, तो ये बताया गया। तो इसका उल्लेख इस पंचिका में होता है। कोटेशन के लिए 5 सदस्यीय क्रय समिति गठित की जाती है, कम से कम 5 सदस्य होते हैं इसमें। इसमें कौन कौन होगा, तो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष होंगे और अन्य सदस्य होंगे। ठीक है, यही लोग क्या करते हैं, जो कोटेशन है उसकी उचित दर देखते हैं कि कितना रुपए दे रहे हैं, ठीक है, कितना मूल्य लग रहा है, और कपड़े की क्वालिटी ये भी यही लोग चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए ये लोग ऑर्डर देते हैं। ठीक है, तो इसमें कपड़े आदि की सिलाई का मूल्य जो है वो भी लिखा होता है कि कितना रुपए लगेगा सिलाई का, कितने कपड़े की प्राइस लगेगी, ये सारी चीज़ें इसमें नोट की जाती हैं। ठीक है, तो ये रजिस्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक है, तो जितने भी रजिस्टर थे वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सुना होगा आपने, अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी या आप सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो आपदा प्रबंधन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक अलग से बुक चलाई जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट की। जान लेते हैं आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना और उनका प्रबंधन करना है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, आपको याद रखनी है ये लास्ट वाली लाइन, कि जिसका उद्देश्य जो है वो आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना एवं उनका प्रबंधन करना है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद करनी है कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है कि आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना और उनका प्रबंधन करना। ठीक है, अब इसमें आपदाएं सारी आ जाएंगी, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो मानवीय आपदा हो, यानी कि बम फटने से जो आपदा होती है वो भी इसमें आ जाती है, और प्राकृतिक आपदा यानी कि चक्रवाती तूफान, भूकंप, भूस्खलन, ये सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि सूखा, बाढ़, चक्रवाती तूफानों, भूकंप, भूस्खलन, वनों में लगने वाली आग, ओलावृष्टि, ज्वालामुखी फटने जैसी विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आपदा प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य आपदा से होने वाले हानिकारक प्रभावों को कम करना और उनका प्रबंधन करना है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन क्लियर हो गया होगा कि आपदा प्रबंधन क्या है, कि आपको पता है कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उनका अनुमान हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपदा प्रबंधन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि आपदा से होने वाले जितने भी हानिकारक प्रभाव हैं उनको कम करना और उनका प्रबंधन करना, उनका मैनेजमेंट करना, कि कैसे उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं कि कम से कम लोग मरे। एक नंबर में ये चीज़ आ सकती है, याद कर लेना, कि 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में आएगा कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, ऐसे करके। तो 29 अक्टूबर को हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। अब प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव देख लेते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ते हैं नेचुरल डिजास्टर के। ठीक है, तो दो प्रभाव पड़ते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रभाव और दूसरा अप्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जो हमें इफेक्ट पड़ता है, और दूसरा है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्टली रूप से जो हमें इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव में वे प्रभाव होते हैं जो घटना के तुरंत बाद होते हैं, जैसे कि एकदम भूकंप आया, जैसे आपको पता कि 1 तारीख को ही मतलब जापान में भूकंप आया है, 7.5 रिएक्टर ऐसा कुछ आया है। ठीक है, और काफ़ी तबाही हुई है वहाँ पे, सुनामी के भी चांस है कि सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, तो ये बेप्रभाव होते हैं जो घटना के तुरंत बाद होते हैं। अब वो जो भूकंप आया उसके बाद जितने भी लोग मरे हैं, ठीक है, जितनी भी संपत्ति की हानि हुई तो एकदम हुई है ना, तो वो प्रभाव कहलाएगा आपका प्रत्यक्ष प्रभाव। ठीक है, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, ये बेप्रभाव होते हैं जो घटना के बहुत बाद तक प्रकट होते हैं, जैसे व्यापार में रुकावट। अब मान लीजिए जिसका घर चला गया, ठीक है, ये व्यापार चला गया, जो बिजनेस था वो तबाह हो गया, तो वो धीरे धीरे करके सेटल होगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे कोरोना आया था, हम लोग कम से कम 10 साल पीछे हो गए या 20 साल पीछे हो गए। ठीक है, कोरोना नहीं आया होता, हो सकता अभी तक वैकेंसी आ जाती, कई लोगों की जॉब लग जाती, वो लोग बहुत आगे चले जाते, देश जो है वो और प्रगति कर जाता, लेकिन हम लोग कोरोना में लगे रहे। तो ये होते हैं अप्रत्यक्ष प्रभाव जो बहुत समय तक चलते रहते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे चलते रहते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष प्रभाव वो होंगे जो घटना के तुरंत बाद होते हैं, जैसे कि मृत्यु और संपत्ति की हानि। और अप्रत्यक्ष प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो घटना के बहुत बाद में होते हैं, जैसे कि व्यापार में रुकावट। ठीक है, तो ये सारी चीजें अप्रत्यक्ष प्रभाव हो जाती हैं। तो दो प्रभाव पड़ते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम आपदा के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, आपदा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक और दूसरी होती है मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है, ये भयानक होती है, खतरनाक होती है और अचानक होती है। हम इसका अनुमान जल्दी लगा नहीं पाते कि कब भूकंप आ जाएगा, कब सुनामी आ जाएगी, तो अनुमान लगाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये भयानक होती है, खतरनाक होती है, इसमें बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। ठीक है, बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है। इसमें ज्वालामुखी आ जाता है कि ज्वालामुखी फट गया, कहीं पर बाढ़ आ गई। ठीक है, कई सारे गाँव डूब गए, उसमें भूकंप आ गया। ठीक है, सूखा पड़ गया, सुनामी आ गई, बिजली गिर गई। ठीक है, ये चीज़ें अचानक है, बिजली अचानक गिरती है, तो अचानक कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये प्राकृतिक आपदा में आता है, तो ये अचानक आती है, भयानक होती है, खतरनाक होती है, और बड़ी मात्रा में इसमें जान माल की हानि होती है, जैसे बादल फट जाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित आपदा, जो मानवीय त्रुटियों, लापरवाही, जानबूझकर की गई गलतियों के कारण होती है, जो कई लोगों की जान ले लेती है। इसमें आतंकवादी हमला, आग का लग जाना, हिरोशिमा नागासाकी की घटना, भोपाल गैस त्रासदी, ये सारी चीज़ें आती हैं, मतलब जो मानव की गलती की वजह से हो जाती है। जैसे भोपाल गैस त्रासदी थी, ठीक है, गलती हो गई, उससे काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी समय तक इसका प्रभाव रहा। हिरोशिमा नागासाकी जो जापान पे हमला कर दिया गया था, बम गिरा दिया गया था। ठीक है, काफ़ी समय तक इसका प्रभाव रहा, अभी भी रहता है। ठीक है, या मान लिया कुछ आतंकवादी हमले जो होते हैं वो तो जानबूझकर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। तो ये होता है मानव निर्मित आपदा में। तो आपदा के प्रकार समझ में आ गए, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा। अब आप विद्यालय आपदा प्रबंधन किट का प्रावधान देख लेते हैं कि विद्यालय में कौन सी आपदा प्रबंधन किट होनी चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए सीढ़ियाँ होनी चाहिए, मोटी रस्सियाँ होनी चाहिए, आग बुझाने की मशीन होनी चाहिए कि अगर मान लिया आग लग जाए तो आप आग बुझा पाएँ। फिर है कि प्रथम उपचार बक्सा होना चाहिए, जिसे फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। उसके बाद रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए कि मतलब आग लग जाए तो उसमें रेत की बाल्टियों से बुझा सकें उसे। ठीक है, स्ट्रेचर होना चाहिए, स्थायी शरण व्यवस्था होनी चाहिए कि मान लिया कुछ बाढ़ वगैरह आ गई तो आपके पास रुकने की व्यवस्था हो, बच्चों को आप रोक पाएँ। ठीक है, टॉर्च वगैरह होनी चाहिए, अंधेरा वगैरह हो जाए तो इस टॉर्च वगैरह हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए विद्यालय में। ठीक है, तो ये है आपदा प्रबंधन किट जो विद्यालय में होनी चाहिए, जिसमें सीढ़ियाँ, मोटी रस्सियाँ, आग बुझाने की मशीन, प्रथम उपचार बक्सा, रेत की बाल्टियाँ, स्ट्रेचर, स्थायी शरण व्यवस्था, टॉर्च, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तिरपाल, तंबू, ये सारी चीज़ें आप लगा पाएँ। ठीक है, तो ये हो गई आपदा प्रबंधन किट। अब आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन के बारे में, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो पहला है कि नुकसान और मौतों को कम करना, कि जो भी नुकसान होता है, जो भी मौतें होती हैं, उसे हम कम कर पाएँ। दूसरा कि व्यक्तिगत जो दुःख है, उसे हम कम कर पाएँ लोगों के। ठीक है, तीसरा कि आपदा के बाद चिकित्सा सहायता, प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रदान करना। कई सारे लोग होते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, उसमें फँसे रहते हैं। ठीक है, और देखते-देखते वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आपदा के बाद जो चिकित्सा सहायता वो उन्हें प्रदान की जा सके, उन्हें निकाला जा सके। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जा सके। फिर है कि पीड़ितों की रक्षा करना, उन्हें बचाना। ठीक है, जैसे ये लगता है कि चक्रवात आने वाला है तो आप देखते हैं कि तट वगैरह खाली करा दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि लोग बच सकें उससे। फिर है कि महत्वपूर्ण जानकारी, रिकॉर्ड को सुरक्षित करना। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उन्हें बता दी जाए कि चक्रवात आने वाला है, आप लोग तटों से हट जाएँ। तो ये आपदा प्रबंधन के उद्देश्य हो जाते हैं। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है मीना मंच। ठीक है, मीना मंच तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यवेक्षण तंत्र बचेगा, वो लास्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मीना मंच क्या है, तो यूनिसेफ की तरफ से, ठीक है, किसने चलाई थी ये योजना, तो यूनिसेफ ने। तो यूनिसेफ की एक परियोजना के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्यों में लड़कियों के लिए मीना मंच की शुरुआत की गई। इस मंच के जरिए बालिकाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
मीना को केंद्रीय पात्र बनाकर कई कहानियों एवं फिल्मों की रचना की गई। ठीक है, अगर हम बात करें मीना मंच की, तो यूनिसेफ की एक परियोजना थी जिसके तहत क्या किया था, जो बेसिक शिक्षा विभाग था उसकी ओर से जितने भी राज्य थे वहाँ पर लड़कियों के लिए मीना मंच की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य यही था कि जितनी भी बालिकाएं हैं उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दो, उसके साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाओ ताकि वो अपने हाथ पैरों पर चल सकें, मतलब काम कर सकें, मेहनत कर सकें, ठीक है, खुद अर्न कर सकें, ये सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, और इसमें हमने किया क्या, तो मीना एक लड़की थी जिसे हमने केंद्रीय पात्र बना दिया और उसके नाम पर कई सारी हमने कहानियाँ बनाई, कई सारी फिल्मों की रचना की ताकि लड़कियाँ उससे मोटिवेट हों उन कहानियों को देखकर, उन कार्टून्स को देखकर। तो ये है मीना मंच। ठीक है, फिर याद रखना कि 24 सितंबर को प्रतिवर्ष मीना दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए 50 नंबर का पेपर है, कम से कम 15 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल आएंगे। ठीक है, तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मीना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 24 सितंबर को प्रतिवर्ष हम लोग मीना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब मीना मंच के उद्देश्य देख लेते हैं कि मीना मंच क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मीना मंच का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहला उद्देश्य यही है कि जो लड़कियां हैं वो सही आयु में विद्यालय में प्रवेश ले लें। ठीक है, ऐसा ना हो कि 6 से 14 वर्ष तक की एज होती है, अब वो 10 साल की हो जा रही हैं, 12 साल की हो जा रही हैं, लेकिन उन्हें विद्यालय में प्रवेश नहीं दिलाया गया। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करना कि लड़कियां जो है वो सही आयु में विद्यालय में प्रवेश ले लें। दूसरा है कि यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय आएँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि घर के कामों में उन्हें लगा दिया जाए और वो विद्यालय ना आ पाएँ। एक दिन आ रही हैं, 2 दिन नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित करना कि वो प्रतिदिन विद्यालय में आएँ। तीसरा यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें। ठीक है, जो प्राइमरी एजुकेशन है उसे पूरा कर लें लड़कियां। ये सुनिश्चित करना कि 6 से 14 वर्ष तक की जो एज है, ठीक है, उसमें वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण कर लें। तो ये भी सुनिश्चित करना किसका उद्देश्य है, मीना मंच का। फिर है महिला जागरूकता को बढ़ावा देना। ठीक है, गाँव-गाँव जाकर ये लोग प्रोग्राम करते हैं ताकि जो महिला जागरूकता है उसे बढ़ावा दे सकें, लोगों को जागरूक कर सकें कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है। फिर है कि लड़कियों के नेतृत्व में सहयोग की भावना को विकसित करना, मतलब लड़कियों के अंदर नेतृत्व की भावना और सहयोग करने की जो भावना है उसे विकसित करना। ठीक है, ताकि वो भी बड़े-बड़े चीज़ों में हिस्सा ले सकें, ठीक है, नेतृत्व कर सकें लोगों का। फिर है कि लड़कियों के अंदर शारीरिक परिवर्तन के प्रति जागरूकता पैदा करना। ठीक है, जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं लड़कियों के अंदर, तो उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना भी किसका उद्देश्य है, तो वो मीना मंच का उद्देश्य है। तो ये सारे उद्देश्य हो गए मीना मंच के। ठीक है, इन उद्देश्यों को याद कर लेना। अब हम उत्तर प्रदेश में मीना अभियान देख लेते हैं। ठीक है, तो डीपीईपी प्रोग्राम के बारे में हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था, जिसकी फुल फॉर्म थी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। तो डीपीईपी प्रोग्राम द्वारा विशेष प्रयोजन से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कैसे इसे प्रारंभ किया गया था, तो डीपीईपी प्रोग्राम के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, फिर है मीना सुगमकर्ता। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि मीना सुगमकर्ता से आप क्या समझते हैं, एक नंबर में बताइए या लिखिए। तो मीना सुगमकर्ता क्या होता है, तो मीना मंच को सुविधा संसाधन युक्त बनाने के उद्देश्य से विद्यालय में महिला अध्यापिका को मीना सुगमकर्ता के रूप में नामित किया जाता है। मीना सुगमकर्ता को 3 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो मीना मंच के लिए क्या किया गया, मीना सुगमकर्ता बनाएगी। तो ठीक है, जो विद्यालय की कोई मैडम होती है उन्हें मीना सुगमकर्ता के रूप में नामित किया जाता है। ठीक है, इन्हें 3 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। ठीक है, 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये हेल्प करती हैं। ठीक है, जो मीना मंच है उसे चलाने में या उद्देश्य बताने में उसके, ठीक है, तो ये सहायता करती हैं मीना, जो महिला अध्यापिका होती हैं। ठीक है, इन्हें 3 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, मीना सुगमकर्ता कहते हैं। अब मीना प्रेरक किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मीना मंच की गतिविधियों एवं मंच के वार्ताकारों के अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक। ठीक है, तो मीना मंच जो है उसकी जो भी गतिविधियां होती हैं और जो भी वार्ताकार हैं उनके अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक बनाया जाता है। तो इसमें क्या नोट करते हैं, तो सामान्य सभा की बैठक में चयनित किया जाता है इन्हें। ठीक है, जो मीना प्रेरक होगा किसमें नियुक्त किया जाएगा, किसमें चयनित किया जाएगा, तो जो सामान्य बैठक होती है उसमें इसे चयनित किया जाता है। नेतृत्व गुण वाली किशोरी को उसमें चुना जाता है। ठीक है, जो डायरेक्शन दे सकती है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकती है लोगों को, तो ऐसा जिसके अंदर गुण होता है उस किशोरी को हम लोग मीना प्रेरक के रूप में चुन लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि मीना अब मंच की गतिविधियों एवं मंच के वार्ताकारों के अभिलेखीकरण हेतु मीना प्रेरक जो होती है वो सामान्य सभा की बैठक में चयनित की जाती है और नेतृत्व के गुण वाली जो किशोरी होती है, बच्ची होती है, उसे हम लोग नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मीना प्रेरक। अब मीना मंच द्वारा संपन्न की जाने वाली गतिविधियां देख लेते हैं कि मीना मंच जो है वो कौन कौन सी गतिविधियों को संपन्न करती है। तो देखिए 7 छात्र छात्रा उपस्थिति देखी जाती है कि कितने छात्र उपस्थित हैं, कितनी छात्राएं उपस्थित हैं किसी विद्यालय में। दूसरा है कि विद्यालय ना आने वाले बच्चों की खोज की जाती है कि बच्चे क्यों विद्यालय नहीं आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है उन्हें। ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखा जाता है। बाल विवाह तो नहीं करा दिया गया उनका, इस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, दहेज जैसी जो समस्याएं होती हैं उन पर मीना मंच फोकस करता है, उनके लिए प्रोग्राम बनाता है, कहानियां बनाता है। ठीक है, प्रोग्राम करता है। स्वास्थ्य एवं सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए, ठीक है, प्रोग्राम बनाता है, कहानियां बनाता है। फिर लिंग भेद को समाप्त करने के लिए
लिए, ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम बनाता है। और अपने क्षेत्र हेतु शिक्षा योजना बनाना कि ठीक है, जो एरिया में वो रह रहे हैं उसके लिए शिक्षा योजना बनाना भी कार्य किसका है, मीना मंच का है। तो ये सारे गतिविधियां हैं, ये कौन करता है, तो ये मीना मंच करती है। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो मीना मंच द्वारा संपन्न की जाती हैं, ठीक है, कि बाल विवाह के खिलाफ जाना, दहेज प्रथा का उन्मूलन करना, ठीक है, स्वास्थ्य एवं सफाई के लिए जागरूक करना, लोगों को लिंग भेद समाप्त करने के लिए जागरूक करना, ठीक है, अपने क्षेत्र हेतु शिक्षा योजना बनाना, छात्र छात्रा उपस्थिति देखना। तो ये सारी गतिविधियां हैं जो मीना मंच द्वारा की जाती हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, वीडियो 1 घंटे की हो गई होगी लगभग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें कई सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगी, डाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, बीआरसी, एनपीआरसी, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, जो भी पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4th सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अच्छे से पढ़ना, इसमें बिल्कुल भी बैक नहीं लगनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट को आप सिंपल वे में लेंगे ना भाई, आपकी बैंड बजा देगा, ठीक है। तो शांति शिक्षा को भी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि शांति शिक्षा को हम लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि सोचते हैं लास्ट पेपर है क्या ही पढ़ें, ठीक है, एग्जाम देने के बाद भी नहीं पढ़ते कि यार सब तो हो गए, बस यही बचा है, इसमें बना बना कर लिख देंगे, लेकिन नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। अगर सिंपल सा भी क्वेश्चन उसमें आ जाता है तो उसके बारे में आप बनाकर नहीं लिख सकते, इसलिए उससे भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।